नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार सूबा छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए प्रवासियों को वापस लाने, निवास स्थान पर बुलाने और प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए आओ अपने गांव वापस आओ अभियान चलाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत के तामली तलदेश में दशहरा महोत्सव के मौके पर की है। सीएम ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत सूबे के स्थापना दिवस 9 नवंबर से 2 दिन पहले ही की जाएगी। सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस राज्य में बुलाने और प्रदेश के विकास में सहयोग की अपील की जाएगी। सीएम ने भी दावा किया कि राज्य सरकार पलायन रोकने की दिशा में काम कर रही है। साढ़े 8 घंटे लगते हैं। वहां से जाने के बाद 1 घंटे बाई रोड जाना पड़ा, तो मेरे को आधी नींद भी आ रही थी गाड़ी में से होगा। तो मैं गया तो मैंने देखा जैसे हमारी बेटियां आगे बैठी हैं, हमारी बहनें आगे बैठी हैं, सब अपना पिछोड़ा लगा के आई हैं, सब लोग जो अपना परिधान करेंगे। ऐसे परिधान वाले मुझे सैकड़ों लोग मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उत्तराखंड में हूं, मैं देहरादून में हूं, चंपावत में हूं या मैं इंग्लैंड में हूं। अरे ये भी यूके और वो भी यूके। तो मैंने कहा अपने वाले यूके में होगी या वाले यूके में। तो इस प्रकार के हमारा ये कल्चर, हमारी ये संस्कृति, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये देवभूमि है, यहां पर मंतारण लैंड और थूक जिहाद नहीं चलेगा, ना ही चलने दिया जाएगा। उत्तराखंड के समाज के लोगों को भी आगे लाकर ऐसी मानसिकता वालों को जवाब देना होगा। सीएम ने कहा कि हमने 100 से अधिक माफियाओं को जेल में डालने के साथ कानून बनाने का काम किया है। साथ ही कानून में उम्र कैद की सजा, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। इसमें गरीब माता पिता के बच्चों का एसडीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा, और जिसके चलते कानून लागू होने के बाद 17,000 से भी अधिक नियुक्ति जो है वो की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता एक्ट के रूप में लागू होने वाला है। और ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत की सरकार ने एचएमसी की जमीन भी हमको दे दी। अब उसको भी हम हमसे ऐसे अनेक काम, अगर मैं यहां पर काम गिनाने रोकूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी मीटिंगों में जाता हूं, बैठता हूं, और आप सबके आशीर्वाद से अनुभवहीन होते हुए सुबह जी ऐसा कह रहे थे, तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और सच में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम बहुत सारे मामलों में जो फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसले आज हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के आपको बताते चले कि क्वारब में बने डेंजर जोन का केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के रीजनल अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्च अधिकारियों को मौके पर रोड के सुधारीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही डेंजर जोन से मलबा हटाने के साथ ही तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय टम्टा ने कहा कि क्वारब के डेंजर जोन के कार्य को त्वरित शुरू किया जाएगा, और ये भी कहा गया कि चंपावत के स्वाला और नैनीताल के कैची बाईपास को जल्द शुरू किया जाएगा ताकि कैची धाम में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। सारे प्रशासन यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के अभी मौजूद है। हमारे एनएच के चीफ भी आए हैं, हमारे भारत सरकार के आरओ भी हैं और टीएसडीसी के लोग भी हैं। सबके संयुक्त निरीक्षण के बाद इसमें हमको 10-12 दिन में हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। उस रिपोर्ट के अनुसार हम काम करेंगे। फिलहाल जो ये डेंजर जोन है इसको झाड़ने के मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको जहाँ पर ये एक्सीडेंट पॉइंट है इसको ठीक करें। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एनएच में 3 जगहों पर ये समस्या आ रही है। एक क्वारब पुल पे आ रही है जो इसका आप लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर उत्तराखंड
कांग्रेस की ओर से आपको बताते चले कि प्रभारी ने अपने 2 नेताओं को चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति किया है और जिसमें उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और कांग्रेस के हरिद्वार जिले की झबरेड़ा सीट से विधायक वीरेंद्र जाति शामिल हैं। और इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ को लेकर पूरी तैयारी प्रतिष्ठा यात्रा के समय में ही हो गई थी और वहीं अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद में और ज्यादा तैयार कांग्रेस हो जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी या फिर बीजेपी का भी जो है वो केदारनाथ से कोई लगाव नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन केदारनाथ की विधायक दिवंगत हुई थी तब उस दिन भी सीएम दिल्ली में एक मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है, वो पर्यवेक्षक भेज रहे होंगे, उसके बाद खंगालेंगे कौन को जीत के नजदीक ले जा सकता है। जीतना तो उन्होंने है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो तैयारियां होनी थी वो हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान ही मुकम्मल कर ली गई थी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक वृहद यात्रा निकाली गई थी, हरिद्वार से शुरू होकर जो केदारनाथ धाम में समाप्त हुई थी और उस दौरान काफी सारे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हम अपनी जो ग्राउंड जीरो की तैयारी है वो पूरी कर चुके थे। अब जो है वहां पर्यवेक्षक के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और हमारे माननीय विधायक हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को चिन्हित किया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस बहुत लाभान्वित भी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी मेरी पूरी आशा है। केदारनाथ जनता का भी पूरा आशीर्वाद चारों धाम की यात्रा के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और जल्द ही चारों धाम के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए दशहरे पर तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल हर साल सर्दियों में उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद मंदिरों के कपाट अप्रैल मई के महीने में दर्शन के लिए खोले जाते हैं। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को ही बंद हो जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को, गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे और अब तक 40 लाख यात्रियों ने आपको बताते चले कि 4 धाम के दर्शन किए हैं। देहरादून शहर में आमजन की सहूलियत और सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी देहरादून लगातार अभियान चला रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि हमारा मुख्यतः जो 3 बिंदुओं पर फोकस है, जिसमें पुलिस, एसडीएम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर हमारा पूरा फोकस है। जिलाधिकारी ने कई मामलों पर बयान दिया है और जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने सबिन बंसल ने पूरे मामले के बयान भी दिए हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में लगातार अब एक्टिव भी नजर आ रहा। हमने बनाई है एसडीएम, पुलिस और फूड सेफ्टी की, वो भी जगह जगह छापेमारी अभियान का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सबसे अपील भी की जा रही है कि विदाउट परमिशन कहीं पे भी कोई जुलूस, कोई कांग्रीगेशन, कोई प्रोसेशन ना किया जाए। परमिशन का तात्पर्य ये होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पे अन्य अरेंजमेंट्स जो पानी के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, वो पहले से समय से पहले रखने पड़ते हैं।
वन जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए लगातार गांवों में जाकर गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि डिवीजन में मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में डिवीजन स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वन जीवों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की जो पहल है वो किए जा रहे हैं। लैंसडाउन गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है और ये पूरा मामला कोटद्वार से है, जहां पर जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार लैंसडाउन पर कई तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जनता से संवाद स्थापित करने का लगातार वन विभाग की तरफ से, वनाधिकारियों की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वन जीवों की सुरक्षा को लेकर ये पहल जो है वो लगातार तेज है। उसके अलावा अभी पिछला 1 अक्टूबर से 7 और 8 अक्टूबर तक हमारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हुआ है। उसमें भी हमने डेली बेसिस पे विलेजर्स के साथ में काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई हैं। हमने रैली निकाली हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं, स्कूल्स से कोऑर्डिनेट करा है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराई हैं, इन सब तरीक़ों से, ताकि हमारा संवाद बना रहे। और हमने ट्राई किया है कि जो हमारा स्टाफ है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लगभग हर विलेजेस में रहें, उनके स्टेक होल्डर्स के पास रहें, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है केडीएफ द्वारा बाजपुर रोड स्थित द्रोणासागर कैंपस में केडीएफ अध्यक्ष राजीव गई के नेतृत्व में महिलाओं में बढ़ते, आपको बताते चले कि स्तनघात और कैंसर की बीमारियों को देखते हुए यूवीकेन एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क जांच कैंप लगाया गया है, जहां पर गांव से आरएनजीओ डॉक्टर टीम के द्वारा महिलाओं के स्तनघात की निःशुल्क जांच की गई है। इस दौरान केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई के द्वारा बताया गया कि यूवीकेन संस्था द्वारा उत्तराखंड के शहरों में महिलाओं में होने वाले स्तनघातों की जांच के माध्यम से इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसे कभी कभी स्तनघात कैंसर का भी रूप ले लेती है। इसी को लेकर काशीपुर के बाजपुर रोड द्रोणासागर में स्थित केडीएफ कैंपस में महिलाओं के लिए निःशुल्क कैंप भी लगाया गया है। उमंग है, डॉक्टर रूबी है और ये डॉक्टर अदिति है। हम लोग युवराज सिंह के फाउंडेशन से आए हैं और जैसे कि आपने बाहर भी देखा होगा, स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत, यही हम लोगों का मिशन है, हमारा विजन है बेसिकली। तो हम लोग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल का प्रोजेक्ट है हमारा, और भारत के 15 अलग अलग शहरों पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में हमने काशीपुर, जो उधम सिंह नगर है, वहां पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। काशीपुर की खुशहाली के लिए केडीएफ प्रयासरत रहता है और काशीपुर केडीएफ जो है का मानना है कि कोई भी परिवार काशीपुर का खुशहाल तभी हो सकता है जब उसके घर की महिला खुशहाल होंगी, उनकी सेहत अच्छी होगी। आज जो देश का महान क्रिकेटर योगराज जी की एनजीओ कंपनी की जो युवराज जो पूरे देश में कैंसर मुक्त करना चाहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान अपने चरम पर चल रहा है, जिसके साथ ही अब बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सक्रिय सदस्यता हमारे अभियान का महत्वपूर्ण चरण है, जिसका मानक है कि पार्टी के संगठन चुनाव में वही प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्य हो। जो व्यक्ति दायित्व चाहता है उसे कम से कम 100 सदस्य बनाना जरूरी भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक जिले के साथ सक्रिय सदस्य के सत्यापन की टोली भी बन चुकी है, जिनके साथ में 14 अक्टूबर तक बैठक की जाएगी। सत्यापन के बाद में 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जिला कार्यालय में लगा दी जाएगी। कि संस्था अभियान का
महत्वपूर्ण चरण सकल संस्था का प्रारंभ हो रहा है। सकल संस्था का मानक है पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सकल संस्था हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने संस्था को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य में उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जिस विधानसभा को कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक रहते हैं। हमारा संस्था सक्रिय संस्था का चरण प्रारंभ हो चुका है। आज प्रत्येक जिले के अंदर सक्रिय संस्था की सत्यापन की टोली हमारी बन चुकी है। उनके साथ हमारी आज वर्चुअल मीटिंग है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने जोलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का हालचाल जाना है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और परिजनों से अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अस्पताल में योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और साथ ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं खाने पीने की चीजों में थूक कर और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलाकर देने के मामले में हंगामा होने के बाद मुस्लिम संगठन ने सामने आकर सफाई दी है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित ईदगाह मदरसे में जामियत उलामा संगठन से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन आरोपों का खंडन किया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी कहना है कि देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्रेम और भाईचारे के साथ रहे। कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजों में थूक कर या फिर आपत्तिजनक चीज मिला देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलने कि लगातार कई तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। जामियत उलामा संगठन ने खंडन किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपों का खंडन करते हुए नजर आए, जहां पर ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और क्या वो थूक करके दे रहे हैं? इस तरह की वीडियो आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें रेडियोथेरेपी की तो अब तक उत्तराखंड में रेडियोथेरेपी कुमायूं मंडल के हल्द्वानी में भी होती है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सक अधीक्षक दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून हॉस्पिटल जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू करने जा रहा है और इसके लिए जमीन और फंड की तलाश भी की जा रही है। वहीं दून अस्पताल में शुरू होने वाली रेडियोथेरेपी कैंसर के मरीजों की सिकाई के लिए गढ़वाल मंडल में पहली बार स्थापित की जाएगी। ऐसा नया नहीं, जो हमारा एक तो जो कमियां हैं जो हमें मालूम है और आप लोग के माध्यम से मालूम पड़ती है, ऐसे में की जा रही हैं। लेकिन नया में बताएं आपको, बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी। राजधानी देहरादून में दीपावली के त्योहार को लेकर ज्वेलरी शॉप में खरीदार पहुंचने लगे हैं। हालांकि ज्वेलरी खरीदने वालों की भीड़ पिछले सालों के मुकाबले अब कुछ कम ही नजर आ रही है और इसके पीछे की वजह सोने चांदी के दामों में इजाफा बताया जा रहा है, जिसका जिक्र ज्वेलरी विक्रेता भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम ज्वेलरी विक्रेताओं ने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर भी रखे हैं ताकि ग्राहक ज्वेलरी शॉप में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी खरीदें, जिससे व्यापारियों को भी मुनाफा हो सके
और साथ ही दीपावली के त्यौहार पर अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि त्यौहार नजदीक आते ही सोने चांदी के व्यापार पर क्या असर पड़ता है। देखिए, सोने के रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। सोना और चांदी दोनों इस वक्त काफी हाइक पे चल रहे हैं, पर स्टिल जो लोगों की डिमांड है और सब चीजें वो तो अपनी जगह है। पर यह है कि जिसने 20 ग्राम लेना है वो 10 ग्राम ले रहा है, और लाइट वेट की ज्वेलरी की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। तो गोल्ड के रेट्स के ऊपर जाने की वजह से अब जिसने शादी में 20 ग्राम का सेट देना है वो 10 ग्राम का देने में बिलीव कर रहा है कि चलो 10 ग्राम का देके काम तो निपटा उससे अच्छा। थोड़ी बहुत ग्राम की खरीदारी बढ़ रही है, आपको लगता है? पिछले सालों के मुकाबले इस बार मार्केट काफी ज्यादा डाउन है, क्योंकि एक तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है सोने का, और दूसरा ये है कि रेटों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। पहले फ्लक्चुएशन होता है ठीक है 100, 200, 150 रुपये ऊपर नीचे हुआ, अब ये हो रहा है कि सीधा 3-3, 4-4 हजार रुपये ऊपर नीचे हो रहा है सोना। तो उस वजह से भी काम में बहुत फर्क पड़ा। जब तक कि रेट स्टेबल नहीं होंगे और थोड़े से रेट कम नहीं होंगे तब तक मार्केट उठ नहीं सकती। काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र में विगत 5 को बाजपुर रोड के जयपुर स्थित बिंदल हुंडई एंटरप्राइजेस में अज्ञात चोरों ने गल्ले से लाखों रुपए चोरी किए थे। मामले में खड़गपुर देवीपुरा निवासी दिलबाग सिंह ने थाना ITI में FIR दर्ज की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए थाना ITI प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार कोशियारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से हुंडई कार शोरूम में हुई चोरी से संबंधित 3,69,000 रुपए नगद और चोरी का सामान बरामद किया गया है। देखिए, 5 की रात 6 की मॉर्निंग की घटना है कि हुंडई शोरूम जो ITI क्षेत्र अंतर्गत एक शोरूम था ऑटोमोबाइल्स का, वहां पे एक चोरी की घटना होती है, जिसमें CCTV फुटेज में 2 लोग हमें व्यक्ति ऊपर से ग्रिल काट के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। वहां से कैश काउंटर के लोग जो डोर्स होते हैं उन्हें ब्रेक ओपन करते हैं, उसमें से सारा कैश निकाल के चले जाते हैं। इस पर हमने इसमें जांच तलब किया। उसको 10 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और आज हम लोगों ने 3 लोग अपराधी गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम है मेवालाल, रवि यादव और गोविंद चौहान। खबर काशीपुर से है, जहां पर हजरत शाह बाबा के मजार पर हजरत रहमत शाह का 34वां उर्स का चादरपोशी के साथ समापन हुआ है। सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर समापन अवसर पर मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी है। मान्यता है कि बाबा के मजार पर सभी व्यक्तियों की दुआएं पूरी होती हैं और यहां पर उर्स के दौरान दूर दराज से मलंग बाबा और अन्य लोग उर्स में शिरकत करते हैं। आज काशीपुर मोहल्ला अली खां की सरजमी पर हजरत सरकार सैयदी बोंगे शाह बाबा के दरबार में हजरत रहमत अली शाह दुर्वेश का ये उर्स मुबारक 34वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खुलूस के साथ में मनाया जा रहा है और दूर दराज से आए पीर फकीर मलंग और कव्वाल इस प्रोग्राम में शिरकत शामिल है। आप देखिए माशाल्लाह महल्ला अली खां काशीपुर में हुजूर सैयदना रहमत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के मकबूल वली हैं, इनका 34वां उर्स पाक बनाया गया। सुभान अल्लाह, हजारों की तादाद में जो इनसे मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद महल्ला अली खां काशीपुर में सुभान अल्लाह इनकी दरगाह पर तशरीफ लाए, हाजिर दी, दुआएं की और मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक को सजाया गया। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।